हेलो हाय नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, इसको देखने से पहले हम आपको बता दें कि इससे पिछले वाले क्वेश्चनों की वीडियो हम दे चुके हैं, जो कि प्लेलिस्ट में आप जाकर आप देख सकते हो। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को हल। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर किसी एपी का 17वां पद जो कि 10वें पद से 7 अधिक है, तो सारवांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस आपको पूछा गया है। तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। किस प्रकार हल करेंगे, यहाँ पर हमें सबसे पहले कोई समांतर श्रेणी है तो सबसे पहले प्रथम पद मालूम होना चाहिए। तो लिख लेंगे यहाँ पर माना प्रथम पद को हम मान लेते हैं कि ए है, प्रथम पद ए हो गया। और हमें सारवांतर पूछा गया तो इसको भी मान लेते हैं, तथा सारवांतर को मान लिया हमने। सारवांतर डी है, प्रथम पद को ए मान लिया और सारवांतर को डी मान लिया, क्योंकि किसी भी एपी को बनाने के लिए हमें प्रथम पद और सारवांतर डी की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने दोनों ही मान लिए यहाँ पर। और अब प्रश्नानुसार चलते हैं कि प्रश्न में क्या कहा गया था। प्रश्न में कहा जा रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा गया कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो यहाँ पर लेंगे 17वां पद यानी कि A17 जो वाला पद है, यानी कि 17वां पद है, उनके 10वें पद से कितना अधिक है, 7। तो 10वां पद यानी कि A10 से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि A17 यानी 17वां पद निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है A प्लस में 16 इंटू डी। अगर हम 10वां पद निकालना चाहते हैं तो 10वें पद के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस में 9D और बराबर में यानी प्लस में क्या दे रखा है, 7। आगे हल कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इधर भी A है और इधर भी है, तो A से A कैंसिल और 16D इधर है हमारे पास, 16D यानी कि 16D। और यहाँ पर हमारे पास 9 है जो कि बराबर के इधर दे रखा है। इसे इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 9D और बराबर में बच जाएगा, वो बचेगा 7। तो 16 9D यानी कि 16 में से 9 जब माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, 7D और बराबर में रखा है 7। जब 7 को बराबर में भेजोगे तो 7/7 से 7 कैंसिल, डी का वैल्यू जो आ जाएगा वो बना जाएगा। और हमें क्वेश्चन में पूछा गया था सारवांतर डी, जो कि हमें ज्ञात करना था। उसे हमने माना था सारवांतर कितना, डी मान लिया और इसका वैल्यू आ गया है 1। तो लिख देंगे तो एपी का सारवांतर बराबर 1 है। तो इस एपी का जो हमें पूछा गया था इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में, सारवांतर जो कि हम निकाल चुके हैं डी बराबर में 1। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। यानी कि हमें यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दे रखी है और समांतर श्रेणी जो कि 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हम एपी दे रखी है तो प्रथम पद और सारवांतर डी को लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, दिया है प्रथम पद, तो प्रथम पद है जो हमारे सामने A बराबर में यानी कि पहला पद ये है, कितना है, 3। सारवांतर डी की बात करें तो सारवांतर डी निकाल लेंगे। सारवांतर डी निकालने के लिए क्या करना है, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे। दूसरा पद है 15 में से माइनस कर दो 3 को, तो हमारे सामने आ जाएगा 12, यानी कि सारवांतर निकल आया है 12। अभी क्या करना है क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है उस पे काम करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो यहाँ यहाँ पर हम कौन सा पद, तो सबसे पहले हमें पूछा गया कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, माना एपी का एनवा पद, हमें कौन सा पद पूछा गया, कौन सा पद उसकी 54वें पद से अधिक है, तो लेंगे माना एनवा पद 154वें
पद से 132 अधिक है। तो हमने यहाँ पर मान लिया है कि जो कि यानी कि यहाँ पर हमें जो पद पूछा जा रहा है कौन सा पद है, वो पद nवां पद है। तो हम प्रश्नानुसार यहाँ पर काम करते हैं, लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में क्या कहा गया है कि कौन सा पद, तो हमने लिख लिया है कि nवां पद। तो nवां का मतलब nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो 54वें पद कितना हो जाएगा, A54 हो जाएगा, A54। और हमें कितना अधिक बताना है, 132, उसमें लिख देंगे 132। यानी हमने लिखा था माना nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है, यानी कि इसमें जोड़ देंगे 132। तो यहाँ पर हमें पता है कि nवें पद का सूत्र क्या होता है, nवां पद को निकालना होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास na प्लस में n माइनस के 1 और ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई d। और यहाँ पर अगर 54वां पद निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला होगा a प्लस में 53d और 132 तो हमें यहाँ पर प्लस में दे ही रखा है 132। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर है ना a का वैल्यू, तो a का वैल्यू कितना दे रखा है, या फिर आप दोनों साइड में देखो a इधर भी है और a इधर भी है, दोनों साइड में a हमें बराबर दिख रहा है, तो a से a कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ पर। और बात करें कि d का वैल्यू हमें 12 दे रखा है, तो जहां पर d है वहां पर वैल्यू 12 रख दो, तो n माइनस के 1 ये तो कैंसिल हो गया, तो n माइनस के 1 और 12 की जगह d की जगह कितना रख दोगे 12, यहाँ पर बचेगा 53, ये तो कैंसिल हो ही गया, तो 12 यानी यहाँ पर d की जगह रख दोगे 12 प्लस 132। हमने क्या किया है, बस जो ऊपर वैल्यू दे रखी थी a और d का वैल्यू, तो हम यहाँ पर रख दिया है क्योंकि a से a कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 का मल्टीप्लाई जब n से करोगे तो हो जाएगा 12n माइनस 12 एकन 12, तो ये आ जाएगा 12। अभी यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे, तो 12 का गुणा करोगे 53 में, तो 12 3 36 की 6 हासिल 3 12 पंजे 60 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 पंजे 60 और 3 कितना हो जाएगा 63, तो ये हो जाएगा 636 और इधर हमें 132 दे ही रखा था। यहाँ पर n का वैल्यू चाहिए क्योंकि n को ही तो हमने माना था, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ने के बाद 12 को इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर क्या होने वाला है 12n माइनस के 12, इन दोनों को जोड़ लो 6 और 2 8, इन दोनों को जोड़ोगे यहाँ पर 6 और ये हो जाएगा 7। इधर कर लेते हैं थोड़ा सा सॉल्व। यहाँ पर क्या करना है 12n को बराबर भेज देंगे, यानी 12 दे रखा है इधर माइनस का, इसे इधर भेज देंगे, तो 12n बराबर में 768 माइनस हो जाएगा, इधर ये माइनस का 12 था, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 12, तो ये हो जाएगा 12n और दोनों को जोड़ने पर 8 और 2 10 का 0, 6 और 1 7 और ये 10 का 0 1 कैरी आएगा, तो इधर जाएगा हमारा 8 और यहाँ पर आएगा 7, यानी कि 780। अभी क्या करना है, हम देख पा रहे हैं कि n के मल्टीप्लाई में रखा है 12, इसको जब बराबर में भेजेंगे तो यह क्या हो जाएगा 780 बटे में 12, और 12 से जब इसमें डिवाइड दोगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ 12 6 के 72 की 6 बचेगा 6 और 12 5 60, यानी कि n का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 65। n का जो वैल्यू आया वो आया 65, यानी कि हम कह सकते हैं AP का n की जगह रखोगे कितना 65, यानी 65वां पद 154 से 132 अधिक होगा। तो लिख देंगे अतः AP का 65वां पद, AP का 65वां पद 54वें पद से 154वें पद से 54वें पद से 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 जिसे हम हल कर चुके हैं, हमें पूछा गया था, उस पद को हमने ज्ञात कर लिया जो कि 65 आया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि दो समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है। कोई दो समांतर श्रेणी है, उनका सार्वंतर है ना, कॉमन डिफरेंस वो समान है दोनों का, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा।
तो यहाँ पर हमें सर्वप्रथम करना क्या है कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान दे रखा है और शौवे पदों का अंतर शौ दे रखा है, 1000वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें श्रेणी नहीं मालूम है तो श्रेणी को मानना पड़ेगा। किस प्रकार मानेंगे उसको, पहला और सर्वांतर पद। तो हल करते हैं, आइए समझते हैं। यहाँ लिखेंगे माना एपी, माना ए पहली एपी यानी कि दो समांतर श्रेणी है, तो लिखेंगे माना पहली समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का प्रथम पद। हमने मान लिया कि माना जो पहली समांतर श्रेणी है उसका जो प्रथम पद है वो हमने मान लिया कैपिटल ए। यहाँ पर पहली समांतर श्रेणी का हमने जो प्रथम पद माना है वो माना है कैपिटल ए, और इसका सार्वांतर हमने मान लिया है डी, स्मॉल डी। इसी प्रकार दो समांतर श्रेणी है तो दूसरी समांतर श्रेणी का भी प्रथम पद होगा। दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, तो यहां पर हम मान लेते हैं इसको स्मॉल ए, क्योंकि दो समांतर श्रेणी है, दोनों का पद अलग अलग है लेकिन सर्वांतर क्या है, समान है। तो सार्वांतर इसका भी हमें क्या मानना होगा, सार्वांतर इसका भी हम मान लेते हैं कि पहले वाले का डी माना है तो इस वाले का भी स्मॉल डी मान लेंगे। दोनों का ही क्या है, दोनों का सर्वांतर समान है। क्वेश्चन में कहा गया है कि सर्वांतर समान है। अब हम बात करते हैं कि प्रश्न में कहा गया है कि यदि 100वें पदों का अंतर 100 है तो लिखेंगे, ये हमें दिया है, या प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्न में कहा गया है कि 100वें पदों का अंतर, तो प्रथम यानी कि पहली जो समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद ए है तो 100वां पद हो जाएगा, 100वां पद हो जाएगा 100 यानी कि 100 हो गया। और हमें क्या करना है, दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद घटाना है, तो क्या हो जाएगा 100, ये भी हो जाएगा। तो इसमें से घटाने पर जो अंतर मिलने वाला है वो 100 मिलने वाला है। प्रश्न में कहा गया है कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर, तो पहली श्रेणी का प्रथम पद ए है तो क्या हो जाएगा 100 यानी कि इसका 100वां पद। इसी तरीके से इसका प्रथम पद ए है तो ये वाला भी 100 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो अंतर कितना मिलने वाला है 100, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मान लो कि हमें 100वां पद ज्ञात करना है तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस में 99 डी, 100वां पद निकालने के लिए। इसी तरीके से हम माइनस लगाए तो उसके लिए भी हो जाएगा फॉर्मूला ए प्लस में 99 डी, और बराबर में हमको दे रखा है 100। अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे सामने आने वाला है ए प्लस 99 डी माइनस ए, और यहाँ पर माइनस से प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 99 डी और बराबर में 100। और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 99 डी यानी कि 99 डी और 99 डी, ये माइनस और ये प्लस दोनों ही क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो हमारे पास बचने वाला है कैपिटल ए माइनस का स्मॉल ए बराबर में 100। ठीक है, तो यहाँ पर ये आया, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं कंडीशन नंबर 2। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि इनके 100वें पदों का अंतर, इनके 100वें पदों का अंतर क्या है ये पूछा गया। तो लिखते हैं इनके 1000वें पदों का, 1000वें पदों का अंतर निकालना है हमें यहाँ पर अंतर। तो 1000वां पद, प्रथम पद ए है तो 1000वां क्या हो जाएगा, ए 1000 माइनस प्रथम पद दूसरी श्रेणी का स्मॉल ए है तो ये हो जाएगा 1000। अब हमें ये ज्ञात करना है, मान लो तो यहाँ पर इसका अगर मान लो 1000वां पद हमें ज्ञात करना है तो इसके लिए हम लिखेंगे ए प्लस में 999 डी, ये फॉर्मूला होगा हमारा 1000वें पद को निकालने के लिए। माइनस का सिंबल लगा देंगे। यहाँ पर इसको भी चेक करेंगे तो ये भी फॉर्मूला यहाँ पर यही लगेगा, ए प्लस में 999 डी। और जब इसे हम ओपन करेंगे, इधर कर लेते हैं ना, जब इसे ओपन करेंगे हम तो क्या आने वाला है, यहाँ आने वाला है ए प्लस में 999 डी, माइनस का सिंबल है तो ये माइनस का हो जाएगा ए, और माइनस और प्लस माइनस ये भी हो जाएगा यानी कि 999 डी।
हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 999 प्लस का है और ये माइनस का है, इससे ये हो जाएगा कैंसल। तो हमारे पास जो बचने वाला है वो बचेगा a माइनस का स्मॉल a। तो a माइनस स्मॉल a तो हम पहले ही यहाँ पर निकाल चुके हैं समीकरण 1 से, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, जो कि हम पहले ही यहाँ पर निकाल चुके थे कि a माइनस के a बराबर में तो कितना आएगा 100। तो हम लिख सकते हैं कि 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर भी कितना आएगा 100 आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर समीकरण 1 से कर चुके हैं इस बात को। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे चूंकि अतः 1000वें पदों का अंतर 100 यानी कि 100 होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आपके सामने हमने हल किया। किस प्रकार 100वें पदों का अंतर 100 दे रखा था और 1000वें पदों का अंतर निकालना था, वो हम हल कर चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 पर। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 13 है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। तो हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि जो 3 अंकों की संख्याएं होती हैं वो कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर हमें वो संख्याएं लिखनी होंगी जो कि 7 से विभाजित है 3 अंकों की। तो कैसे पता करें? यहाँ पर हल करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 7 से 3 अंकों की, 3 अंकों की संख्याएं 7 से विभाज्य। तो 3 अंकों की संख्याएं जो कि 7 से विभाज्य है, तो कौन सी संख्याएं हो सकती हैं जो कि 7 से विभाजित होंगी? तो हम सबसे पहले बात करें कि 3 अंकों की जो संख्या होती है वो सबसे पहली जो संख्या होती है वो होती है 100। क्या 100 में 7 से भाग जाएगा? क्या 7 से विभाज्य है 100? तो हम जानते हैं कि अगर इसमें हम डिवाइड देंगे तो 7 से ये विभाज्य नहीं है, पूर्णतः विभाज्य नहीं है। यहाँ पर 1 टाइम जाएगा 7 और इधर बचने वाला है 3, 0 आ जाएगा, इधर जाएगा 4 टाइम 28 और 2 कैरी फिर भी बचेगा। इसका मतलब यानी कि जो 100 है वो हमारी संख्या 7 से विभाज्य नहीं है। उसके बाद हम चेक करेंगे 101 को 7 से यहाँ पर डिवाइड देंगे तो 7 बन जा 1, यहाँ आ जाएगा 7 और 3, यानी कि ये भी हमारा विभाज्य नहीं है। तो जो पहली संख्या होगी इसी तरीके से हम चेक करेंगे तो वो संख्या 103 भी नहीं होने वाली है, 7 से भाग नहीं जाएगा इसमें। 7 1 7, 3 बचेगा, 33 में नहीं जाता। बात करें 104 की, तो 104 में भी भाग देके देख लेते हैं। 7 1 7 बचेगा 3 और 4 34 में भाग नहीं जाएगा 7 से। तो बात करें फिर अगली संख्या जो है हमारे पास 105, तो यहाँ पर जब भाग दोगे 7 से तो जाएगा 1 बार और 3 इधर बचेगा, 35 में जाएगा 5 बार, यानी कि 7 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या जो पहली संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपके सामने 105। 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की पहली संख्या होगी 105। इसी तरीके से अब इसमें हम फिर से 7 जोड़ देंगे तो अगली संख्या आ जाएगी 112 जो कि 7 से विभाजित होगी। फिर 7 और जोड़ दोगे इसमें तो अगली संख्या आ जाएगी 119 जो कि 7 से विभाजित होगी। इसी तरीके से हमारी जो संख्याएं हैं वो कहां तक जाएंगी? 3 अंकों की लास्ट संख्या होती है 999, लास्ट संख्या होती है 999 और हम यहाँ पर 7 से भाग देते हैं। क्या इसमें जा रहा है? तो भाग देने पर हमें मालूम पड़ता है 7 1 7 बचेगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 9 और 9 7 से फिर डिवाइड दोगे तो 7 चौके 28 और 28 में से बचेगा 1, 9 फिर आ जाएगा और 7 से दोगे 19 में भाग तो 7 दूनी 14, यानी कि यहाँ पर फिर बचने वाला है 5 शेष। तो कहने का मतलब इस संख्या में से यानी 999 में क्या है 5 अधिक है, यानी 999 में से यदि आप 5 माइनस कर दो तो आपके सामने आ जाएगा 994 जो कि 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो 3 अंकों की जो लास्ट संख्या होगी जो कि 7 से विभाजित है वो कितनी हो जाएगी? 994, यानी 3 अंकों की जो लास्ट वाली संख्या है जो विभाजित होने वाली है 7 से वो होगी 994। तो यहां तक हमें ये चीजें दे रखी है। अभी क्या करना है यहाँ पर हमें
यहाँ लिखेंगे आप 7 से विभाजित। तो यहाँ पर हमें पूछा गया था कितनी संख्याएं विभाजित, तो मान लेते हैं, माना 7 से माना 3 अंकों की, माना 3 अंकों की संख्याएं, माना 3 अंकों वाली 7 से विभाजित, 7 से विभाजित n संख्याएं, मैंने मान लिया कि कोई n संख्या है जो कि 7 से विभाजित होंगी, 3 अंकों की संख्या। हमारे पास 105 से लेकर 999 तक के बीच में यानी कि जो संख्या आएंगी वो कहां तक आएंगी, कितनी संख्या ये हमें निकालना है कि वो कितनी होगी। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि यहाँ पर दिया क्या क्या है। तो हमें यहाँ पर इसको देखने के बाद एक श्रेणी बन जाती है, 105 में 7 जोड़ोगे तो 112, 112 में 7 जोड़ोगे तो 119, जो कि समान अंतर दिख रहा है 7-7 का। तो यहाँ पर कौन सी श्रेणी बन जाएगी, समांतर श्रेणी बन रही है यहाँ पर। तो हम लिखेंगे जो प्रथम पद यहाँ पर हमें नजर आ रहा है समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो कितना हो जाएगा, प्रथम पद a बराबर हो जाएगा 105, और सार्वांतर की बात करें तो सार्वांतर हो जाएगा आपके सामने, सार्वांतर जो आपके सामने आ जाएगा वो d। दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दें, 112 में से 105 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 7, यानी कि प्रथम पद हो जाएगा 105 और सार्वांतर हो जाएगा आपके पास 7। अभी क्या ज्ञात करना है हमें, यहाँ पर हमें ज्ञात करना है 3 अंकों वाली 7 से विभाजित संख्या जो कि हमने n मान ली है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो लास्ट वाला पद है यानी कि जो लास्ट संख्या है 3 अंकों की वो कितनी है, 994। तो जो लास्ट पद होगा, चाहे तो आप an लिखो लास्ट संख्या को, या an लिखो या फिर l लिखो, दोनों ही एक बात है। an का मतलब लास्ट पद या l का मतलब भी लास्ट पद। तो ये दे रखा है 994। तो जो चीज दे रखी है उसकी सहायता से हम आगे इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे दिया है, दिया है, हमें यहाँ पर दिया है an बराबर में 994, an बराबर में 994। अगर हमें यहाँ पर an बराबर में 994 दे रखा है और हमें an वाली संख्या निकालनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस में n माइनस का 1 और मल्टीप्लाई में d 994। अभी आप क्या करोगे, जो वैल्यूज आपको दे रखी है ऊपर वह यहाँ पर रख दोगे। a का मान मालूम है आपको कितना, 105, तो यहाँ रख दोगे 105 प्लस n माइनस 1। d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू आपने अभी निकाला था 7, यानी कि सार्वांतर d निकाला था 7 और बराबर में दे रखा है 994। अभी क्या करना है, 105 को बराबर में भेज देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा n माइनस का 1 मल्टीप्लाई में 7, यहाँ ये मल्टीप्लाई में है 7 आपका, और 994 में से माइनस हो जाएगा 105, क्योंकि 105 इधर प्लस का था, इधर जाने पर यानी बराबर में भेजने पर वो क्या संख्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर हम माइनस करते हैं, इधर कर लेते हैं क्वेश्चन को, माइनस का 1 मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ माइनस करेंगे 994 में से 105 को, तो 4 में से 5 जाएगा नहीं, आगे हाथ से ले लेंगे, 14 में से 5 जाएगा तो बचेगा 9, और यहाँ रह गया तुम्हारा 8 में से 0 जाएगा तो आ जाएगा 8, और 9 में से 1 जाएगा तो 8। तो यहाँ आ गया हमारा 889। और यहाँ पर हम क्या करने वाले, n माइनस के 1 7 है जो कि है मल्टीप्लाई में, 7 मल्टीप्लाई में दे रखा है इसके, इसे जब बराबर में भेजोगे तो जाएगा डिवाइड में। ये कहाँ जाने वाला है, डिवाइड में। जो मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर लिखा हो जब बराबर में भेजोगे तो चला जाएगा डिवाइड में। आगे से कैंसिल कर देते हैं इससे, तो n माइनस के 1 जब 7 से डिवाइड दोगे यहाँ पर तो जाएगा 1 टाइम, और बचेगा इधर 7, 7 7, एक इधर आ गया, 7 दूनी 14, और बचेगा 4 इधर, तो 7 का जाएगा यहाँ पर 49, 7 7 49, तो 7 बार जाने पर 127। आप 1 को बराबर में भेज दोगे तो 127, और यह माइनस का 1 था वो इधर जाके हो जाएगा प्लस, यानी कि n बराबर में आ जाएगा 128। और हमने क्या माना था क्वेश्चन में माना था, माना 3 अंकों वाली संख्या, माना 3 अंकों वाली संख्या 7 से विभाजित जो संख्या है वो कितनी हो जाएंगी, n को मैं n मान लिया था, तो लिख लेंगे यहाँ पर जो आंसर आया है हमारा। अतः 3 अंकों वाली
128 संख्याएं, 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाजित होंगी, 7 से विभाजित है। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमें पूछा गया था क्वेश्चन में कि 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी, तो 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाजित होंगी, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था और यहाँ पर हमने ज्ञात कर लिया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि 10 और 250 के बीच 4 के गुणज हैं। 4 के गुणज, वो ऐसी संख्याएं जो कि 4 के गुणा में है, जैसे कि 4 के मल्टीपल में कौन सी संख्याएं होती हैं, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, ये सभी की सभी संख्या 4 के गुणज ही तो है, 4 के गुणा में ही तो है ये सभी संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। पूछा गया है कि कितनी संख्याएं होंगी जो कि 10 और 250 के बीच 4 के गुणज है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। लिखेंगे 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज। 4 के गुणज क्या क्या हो सकते हैं, ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है। 10, तो क्या 10 4 का गुणज है, 10 से 4 में भाग जाता है। ऐसी संख्या गुणज होगा तो भाग भी जाएगा उसमें, तो 4 से अगर हम 10 में भागे तो नहीं जाता है। तो 10 से अगली संख्या आएगी 11, 11 में भी नहीं जाएगा। उससे अगली आएगी 12, तो यहाँ पर जो संख्या हो जाएगी, पहली संख्या जो 4 का गुणज है वो हो जाएगी 12। 4 का गुणज जो पहली संख्या हो जाएगी हमारे सामने वो हो जाएगी 12। अगली संख्या की बात करें तो 12 में 4 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 16, फिर आगे और 4 जोड़ दो तो हो जाएगा 20। इस तरीके से जो हमारी संख्याएं चलती जाएंगी। और बात करें कि 250 की तक संख्याएं चाहिए, तो क्या 250 हमारा 4 का गुणज है। 4 का गुणज होगा तो 4 से विभाजित भी होगा। जो गुणज होता है, जैसे कि 12 4 का गुणज है तो 4 से भाग देते हैं तो पूर्ण तो विभाजित है, तो 250 से गुणज होगा उसका तो विभाजित होना चाहिए। तो भाग देंगे, यहाँ पर 2 में नहीं जाएगा, 25 में जाएगा। कितनी बार 4 छीने 24 का 4 बचेगा, 1 इधर आ जाएगा 10, और 4 से भाग देंगे इसमें तो जाएगा 2 बार, यानी कि 4 दूनी 8, बचा कितना 2। यानी कि 250 में जो एक्स्ट्रा है हमारे पास रिमेनिंग बच रहा है उसको घटा दे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो 248। यानी कि जो लास्ट संख्या होगी 10 और 250 के बीच जो लास्ट वाली संख्या होगी वो हो जाएगी 248, जो कि 4 का गुणज होगी। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि स्टार्टिंग कहां से हो रही है 12, 16 और 20। इस तरीके से आगे चलते चलते 250 तक जाएंगे तो जो हमारी लास्ट संख्या मिल जाएगी वो मिल जाएगी 248। हमें पूछा गया कि 4 के कितने गुणज हैं, तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना 10 और, हमें अगर जो चीज ज्ञात करनी है और नहीं मालूम तो उसको मान लेंगे। माना 10 और 250 के बीच 4 के कुल गुणज, कुल यानी कि हम टोटल गुणज हैं उनको मान लेते हैं। टोटल जो गुणज हैं वो मान लिया हमने n है, ठीक है। हमने मान लिया कि जो टोटल गुणज है वो कितने हैं, n है। अब क्वेश्चन में हम लिख लेते हैं, यहाँ पर दिया क्या क्या है उसकी सहायता से हम इसे निकालने की यानी कि सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास एक श्रेणी दिखाई पड़ रही है 12, 16, 20, 4 के अंतर में, जो कि 4 के मल्टीपल है तो 4 के अंतर में दिखाई पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर इस श्रेणी में से प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद हो जाएगा आपके सामने a बराबर में 12, और सार्वांतर की बात करें तो दूसरे पद में से माइनस कर दो a को। सार्वांतर हो जाएगा 16 माइनस के 12, 16 में से 12 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 4। इस श्रेणी में जो सार्वांतर मिलेगा वो आपको मिल जाएगा 4 और प्रथम पद मिलेगा वो है 12। अभी क्या करना है, हम देख पा रहे हैं कि जो कि 10 और 250 के बीच में जो लास्ट पद है वो कितना है 248। लास्ट पद को अंतिम पद जिसे हम लिखेंगे अंतिम पद को या तो an से डिनोट करो या फिर l से डिनोट कर सकते हो आप। तो an बराबर में हमें दे रखा है 248 और हमें यहाँ पर an दे रखा है, तो उसकी सहायता से हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है
क्या दिया है हमें, an बराबर में 248। यदि हमें an ज्ञात करना है तो an पद का फॉर्मूला क्या होता है, an का होता है a प्लस में n माइनस का 1 और d बराबर में हमें दे रखा है 248। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है उनको रखेंगे और आगे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें n का मान मिल जाएगा, क्योंकि d का वैल्यू पता है हमें 4 है और a का भी मालूम है, तो n रह जाएगा, n का वैल्यू मालूम पड़ जाएगा। a का वैल्यू रख देंगे 12, n माइनस d का वैल्यू है वो हमारे पास 4 है, मल्टीप्लाई 4 और 248। आगे सॉल्व करेंगे इसे इधर, तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है, तो देख पा रहे हैं कि जो 12 है इधर प्लस में दे रखा है, 12 को जब इधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि n माइनस के 1 मल्टीप्लाई में 4 और 248 में से माइनस कर दो 12 को, तो n माइनस के 1 और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मल्टीप्लाई में दे रखा है 4, माइनस करोगे तो 8 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 6, 4 में से 1 जाएंगे तो 3 और 2 1 2, यानी कि 2 का 2 बच जाएगा। तो कितना बचा, 248 में से जब 12 को माइनस करेंगे तो बच जाएगा आपके सामने 236। अभी यहाँ पर जो 4 मल्टीपल में है, जो 4 मल्टीपल में दे रखा है, इसे जब भी आप बराबर में भेजोगे तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि जो संख्या मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में जाती है। अभी 4 से इधर डिवाइड कर देंगे इसमें, तो कितने टाइम जाने वाला है, तो n माइनस के 1 बराबर, तो 4 से 2 में भाग जाएगा, यानी 23 में देंगे तो कितनी बार जाएगा यहाँ पर, 4 पंजे 20 यानी कि 5 बार, और बचेगा 3 तो 36 में जाएगा यहाँ पर 9 बार। ठीक है, अभी इस हम 1 को बराबर में भेजने वाले हैं, तो यह हो जाएगा 59 और 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1, तो n बराबर में आ जाएगा 60, n का वैल्यू आ गया है 60। और हमने क्या माना था क्वेश्चन में, हमने माना था यहाँ पर, माना 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, कुल गुणज कितने होंगे n, यानी कि जो कुल गुणज है वो n का वैल्यू रख दोगे 60, तो कुल गुणज होने वाले हैं 60। तो लिखेंगे अतः 10 और 250 के बीच 4 के कुल गुणज, 4 के कुल गुणज हैं वह हो जाएंगे 60 है। तो यहाँ पर 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की जो संख्या है वो 60 हो जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 14। इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चनों को देखा, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 5 क्वेश्चनों को देखा, जो कि आपको भली भांति समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन किस तरीके से समझ में आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है क्वेश्चनों को करते टाइम, तो वह अपना रिव्यू जरूर कमेंट बॉक्स में दें और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। पिछली वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।